वेलकम टू द चैनल एजुकेशनल उन्नति। इनोवेशन इन एजुकेशन पेपर के लिए हमारी मैराथन सीरीज चल रही है, जिसमें अभी तक हमने यूनिट फर्स्ट को कवर किया है, देन यूनिट सेकंड को कवर किया है। आज हम करेंगे यहाँ पर यूनिट थर्ड को कवर, जो कि हमारी मेनली डील करेगी इनोवेटिव ट्रेंड्स से। तो इनोवेटिव ट्रेंड्स में कौन कौन से ट्रेंड्स हैं, क्या इनोवेशन किया गया है, वो सारी बातों को हम यहाँ पर जानेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पर आ जाती है यूनिट थर्ड, इनोवेटिव ट्रेंड से रिलेटेड है। यहाँ पे हम देखेंगे सम इनोवेटिव ट्रेंड्स इन टीचिंग के बारे में, कि टीचिंग के लिए कौन कौन से इनोवेशंस किए गए हैं। आज की जो क्लासरूम है वहाँ पर ऐसे प्लेसेस हैं जिसमें हम एक्चुअल इम्पैक्ट देते हैं मॉडर्न टेक्नोलॉजी का। तो टेक्नोलॉजी का डायरेक्ट यूज़ करते हैं हम क्लासरूम टीचिंग के लिए। तो ये जो क्लासरूम टीचिंग है वो हमारी शिफ्ट होती चली जा रही है वर्चुअल एजुकेशन की तरफ, यानी कि ट्रेडिशनल क्लासरूम से हम ऑनलाइन क्लासरूम की तरफ आते जा रहे हैं, जहाँ पे स्टूडेंट अपनी प्राइवेसी को सिक्योर करता है। पेपरलेस टेक्स्ट बुक है, क्योंकि हम जो है ई डॉक्यूमेंट्स पर पढ़ते हैं। यहाँ पे जो है नोट्स वो हमें पीडीएफ फॉर्म में मिल जाते हैं। अडेप्टिव लर्निंग है, क्योंकि स्टूडेंट अपनी कन्वीनियंट के हिसाब से इसे यूज़ कर सकता है। तो ये सारे इन्वेंशंस किए गए हैं यहाँ पर टीचिंग के लिए और स्टूडेंट्स की जो है लर्निंग के लिए। इसमें से फर्स्ट ट्रेंड आ जाता है कोऑपरेटिव लर्निंग स्ट्रैटेजी का। तो कोऑपरेटिव लर्निंग स्ट्रैटेजी जो है एक तरह से टीचिंग की स्ट्रैटेजी है, जो कि स्मॉल टर्म्स के लिए यूज़ की जाती है। इसमें स्मॉल टीम्स होती हैं जो कि एक दूसरे की टीचिंग को, लर्निंग एक्टिविटीज़ को जो है इम्प्रूव करती हैं, उनकी अंडरस्टैंडिंग को इम्प्रूव करती हैं। और ये जो इम्प्रूवमेंट होता है वो स्टूडेंट की डिफरेंट एबिलिटीज़ को बढ़ावा देने के लिए किया जाता है। यहाँ पे हर एक मेंबर जो होता है टीम का, वो रिस्पॉन्सिबल होता है कि उसकी लर्निंग कैसी चल रही है, जो उसे पढ़ाया जा रहा है वो कैसे लर्न कर रहा है। उसके साथ साथ वो एक दूसरे के साथ, टीममेट्स के साथ में कंफर्टेबल होते हैं और उनकी अचीवमेंट्स को हाई करते हैं। कोऑपरेटिव लर्निंग की अगर हम बात करते हैं तो इससे डेवलपमेंट किया जाता है बच्चे के कॉग्निशन का, यानी कि उसके माइंड का और उसके अफेक्टिव डोमेन्स का, उसके इमोशंस का, फीलिंग्स का। इस तरह से उसके सोशल इमोशंस डेवलपमेंट में भी कोऑपरेटिव लर्निंग जो है हेल्प करती है। अगर हम सिंपल टर्म्स में इसे डिफाइन करना चाहें तो कोऑपरेटिव लर्निंग वो लर्निंग होती है जो कि एक स्मॉल ग्रुप्स के लिए यूज़ की जाती है, और यहाँ पर जो स्टूडेंट हैं वो एक दूसरे के साथ में अपनी लर्निंग को भी इन्हांस करते हैं और दूसरे की भी लर्निंग को इन्हांस करते हैं थ्रू द वे ऑफ कोऑपरेशन इन द टीचिंग एंड लर्निंग। तो यहाँ पर बच्चे एक दूसरे से कोऑपरेशन करते हैं टीचिंग और लर्निंग के लिए। इस तरह से एक डेफिनेशन यहाँ पर दी गई है यूनिवर्सिटी ऑफ टेनेस के द्वारा, जिसमें बताया गया है कि कोऑपरेटिव लर्निंग इज अ जेनेरिक टर्म ऑफ द वेरियस स्मॉल ग्रुप्स इंटरैक्टिव इंस्ट्रक्शनल प्रोसीजर। यहाँ पर एक स्मॉल ग्रुप होता है जो एक दूसरे से इंटरैक्ट करते हैं और एक दूसरे को इंस्ट्रक्शंस देते हैं लर्निंग के लिए। तो इस तरह से हम कह सकते हैं ये जो स्मॉल ग्रुप्स होते हैं वो अपनी लर्निंग को भी इन्हांस करते हैं, उसके साथ साथ दूसरे बच्चों को की भी लर्निंग को यहाँ पर इन्हांस करते हैं। क्योंकि ये जो ग्रुप लर्निंग होती है वो हो जाती है ऐसे कि स्मॉल ग्रुप्स है, तो यहाँ पर डेडिकेशन रहता है टीचर का भी और स्टूडेंट का भी एक दूसरे के लिए। तो ये अपनी टीममेट्स को न्यू न्यू आइडियाज़ देते हैं, ब्रेनस्टॉर्मिंग होती है इसमें स्टूडेंट्स की, एक दूसरे के थॉट्स को क्रिटिसाइज़ करते हैं, उनकी अच्छाइयाँ देखते हैं। तो इस तरह से जो है साथ साथ वो लोग सीखते रहते हैं। देन कैरेक्टरिस्टिक्स इसमें आ जाती हैं कुछ कोऑपरेटिव लर्निंग की, जिसमें एक पॉजिटिव इंटरडिपेंडेंस होता है, क्योंकि यहाँ पर स्मॉल टीम है इसलिए जो है बच्चे एक दूसरे पर डिपेंडेंट रहते हैं, इंटरडिपेंडेंट रहते हैं बच्चे यहाँ पर, और वो पॉजिटिव तौर पर एक दूसरे के गोल्स को अचीव करने में हेल्प करते हैं। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक इसमें हो जाता है इंडिविजुअल अकाउंटेबिलिटी होती है, क्योंकि यहाँ पर स्मॉल ग्रुप्स होते हैं इसलिए जितने भी स्टूडेंट्स ग्रुप में पार्टिसिपेट करते हैं वो अकाउंटेबल होते हैं कि ये वर्क हमें दूसरे बच्चे तक भी पहुंचाना है। फेस टू फेस यहाँ पर इंटरेक्शन होता है स्टूडेंट्स में, क्योंकि यहाँ पे ग्रुप असाइनमेंट्स स्टूडेंट को दिए जाते हैं जिसे वो जो है टास्क के रूप में कंप्लीट करते हैं। तो इस तरह से बच्चे एक दूसरे से इंटरेक्ट भी कर पाते हैं।
देन फोर्थ यहाँ पर आ जाता है कि अप्रोप्रिएट कोलैबोरेशन स्किल्स का यहाँ पर डेवलपमेंट किया जाता है। स्मॉल ग्रुप्स में कोऑपरेटिव लर्निंग होने का मतलब ये हो जाता है कि यहाँ पर जो डेवलपमेंट है स्टूडेंट का और जो प्रैक्टिस बिल्डअप की जाती है वो लीडरशिप के तौर पर हो सकती है, डिसीजन मेकिंग के तौर पर हो सकती है, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट भी किया जाता है यहाँ पर कि किसी एक स्टूडेंट को अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो बाकी सारे स्टूडेंट मिलकर उन सारी प्रॉब्लम्स को दूर करते हैं। यहाँ पर ग्रुप प्रोसीजर है और हेट्रोजीनियस ग्रुप होते हैं यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर डिफरेंट टाइप ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं जो कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस को शेयर करते हैं, उनके माइंड सेट अलग होते हैं, तो इसलिए वो उनकी थिंकिंग प्रोसेस अलग हो जाती है। तो किसी एक प्रॉब्लम पर वो जो है 10 सॉल्यूशन प्रेजेंट करते हैं, तो जो बेटर होता है उसी को यहाँ पर अडॉप्ट कर लिया जाता है। देन नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे एलिमेंट्स क्या हैं कोऑपरेटिव लर्निंग के। तो एलिमेंट्स के बारे में बताया गया है यहाँ पर जेम्स के द्वारा, जिन्होंने बताया है फर्स्ट यहाँ पर एलिमेंट हो जाता है टीचर सुपरवाइज़र। तो टीचर के सुपरविज़न में ही ये कोऑपरेटिव लर्निंग होती है। तो या एज अ टीचर यहाँ पर मेंटोरशिप करता है टीचर, यानी कि जब स्टूडेंट को ज़रूरत होती है सिर्फ तभी जो है यहाँ पर टीचर इन्वॉल्व होगा अपने सुपरवाइज़र के लिए। देन नेक्स्ट यहाँ पर हो जाता है कि हेट्रोजीनियस ग्रुप्स होते हैं, तो ये भी एक एलिमेंट हो जाता है कोऑपरेटिव लर्निंग का, क्योंकि यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं वो डाइवर्स बैकग्राउंड से आए होते हैं और उनकी थिंकिंग प्रोसेस भी अलग होती है, उनकी एबिलिटीज़ का लेवल भी बहुत अलग होता है। देन पॉजिटिव इंटरडिपेंडेंस होती है, फेस टू फेस इंटरेक्शन होता है। तो जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स थी वही यहाँ पर इसके एलिमेंट्स में शामिल हो जाएगा। सोशल स्किल्स होती हैं बच्चों में, वो एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं, मैनर से एक दूसरे से बात करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं एक दूसरे को। ग्रुप प्रोसेसिंग है यहाँ पर, क्योंकि बच्चे जो हैं वो रिफ्लेक्ट करते हैं एक दूसरे की थिंकिंग को। देन इवैल्यूएशन किया जाता है, और ये जो इवैल्यूएशन होता है कोऑपरेटिव लर्निंग में वो इंडिविजुअल बेस्ड भी हो सकता है और ग्रुप असेसमेंट भी यहाँ पर किया जा सकता है। इंडिविजुअल बेस्ड कैसे होगा, जैसे कि कोऑपरेटिव का ये ग्रुप है यहाँ पर, तो टीचर किसी एक बच्चे को अगर जज करना चाहेगी तो वो उसी बच्चे को बुलाती है, और अगर ग्रुप असेसमेंट टीचर यहाँ पर करना चाहेगा तो यहाँ पर वो डिबेट करा सकता है स्टूडेंट्स के बीच में, और उसके साथ साथ यहाँ पे वो ग्रुप को जो है एसेस भी कर लेता है। देन यहाँ पे आ जाएंगे टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव लर्निंग में। टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव लर्निंग की बात करें तो मेनली 3 टाइप्स की कोऑपरेटिव लर्निंग होती है, जिसमें से फर्स्ट वन आ जाता है फॉर्मल कोऑपरेटिव लर्निंग। फॉर्मल कोऑपरेटिव लर्निंग के बारे में जॉनसन एंड हुलबेक ने बताया है यहाँ पर कि फॉर्मल कोऑपरेटिव लर्निंग जो है ये कंसिस्ट होती है स्टूडेंट ग्रुप से, जिसमें वो एक साथ टुगेदर काम करते हैं, एक साथ बच्चे यहाँ पर काम करेंगे फॉर द वन क्लास पीरियड टू सेवरल वीक्स, जिसमें बच्चे जो है एक पीरियड से लेकर कुछ वीक्स तक एक दूसरे के साथ में काम करते हैं। देन अपनी अचीवमेंट्स को शेयर करते हैं, गोल्स को शेयर करते हैं, और उसके बाद अपने कंप्लीट जो है टास्क को कंप्लीट करते हैं और असाइनमेंट्स को कंप्लीट करते हैं। तो इस तरह से जो फॉर्मल कोऑपरेटिव लर्निंग होती है उसमें एक टीम रखी जाती है स्टूडेंट्स की, जिसमें उन्हें टाइम दिया जाता है स्पेसिफिक, और उसके साथ में उन्हें अपने गोल्स को, अपने टास्क को जो है कंप्लीट करना होता है, जिसे हम फॉर्मल कोऑपरेटिव लर्निंग के नाम से जानते हैं। इसके लिए टीचर्स का क्या रोल होता है, मेकिंग द प्री इंस्ट्रक्शनल डिसीजन। तो यहाँ पर पहले कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं, उसके लिए डिसीजन करना चाहिए टीचर को कि क्या बच्चे को हमें इंस्ट्रक्ट करना है। देन सेकेंड यहाँ पर हो जाता है टीचर का रोल कि एक्सप्लेनिंग द इंस्ट्रक्शनल टास्क एंड कोऑपरेटिव स्ट्रक्चर। तो टीचर को चाहिए कि वो इंस्ट्रक्शनल टास्क को एक्सप्लेन करे स्टूडेंट्स के साथ में कि क्या क्राइटेरिया है उनके सक्सेस का, स्ट्रक्चर कैसा है, उसका स्ट्रक्चर कैसा रहेगा, अकाउंटेबिलिटी का बिहेवियर कैसा होना चाहिए, सोशल स्किल्स के बारे में, देन कोऑपरेशन के बारे में एक्सप्लेनेशन करेगा टीचर यहाँ पर। देन थर्ड यहाँ पर रोल हो जाता है जिसमें ये बताया गया है कि मॉनिटरिंग स्टूडेंट्स लर्निंग एंड इंटरवेनिंग। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स कैसे टास्क को कंप्लीट कर रहे हैं, सक्सेसफुली कंप्लीट कर पा रहे हैं या नहीं, क्या लैक आ रहा है, इन सारी चीज़ों को यहाँ पर जज करना और देखना काम होता है टीचर का। तो ये सारे रोल्स हो जाते हैं जो कि फॉर्मल कोऑपरेटिव लर्निंग में
टीचर को प्ले करने होते हैं। देन सेकंड यहाँ पर जो है कोऑपरेटिव लर्निंग जो आती है वो इनफॉर्मल कोऑपरेटिव लर्निंग होती है, जिसमें अगेन जॉनसन एंड जॉनसन ने बताया है, हुलबेक के द्वारा बताया गया है यहाँ पर कि इनफॉर्मल कोऑपरेटिव लर्निंग जो होती है वो कंसिस्ट ऑफ द फॉर्म स्टूडेंट्स वर्क टुगेदर टू अचीव अ जॉइंट लर्निंग गोल्स इन टेम्परेरी। तो इसमें जो गोल्स को अचीव किया जाता है इनफॉर्मल कोऑपरेटिव लर्निंग में, वो एक टेम्परेरी गोल्स होते हैं जिनमें जो है स्टूडेंट्स एक साथ मिलकर काम करते हैं और उन गोल्स को अचीव करते हैं। ग्रुप्स दैट लास्ट फ्रॉम द फ्यू मिनट्स टू वन क्लास पीरियड। तो यहाँ पर कितने टाइम के लिए जो है रखा जाता है कोऑपरेटिव लर्निंग को, तो इसमें फ्यू मिनट से लेकर वन क्लास पीरियड तक जो है ये टाइमिंग होता है, जिसमें बच्चे को ये टेम्परेरी गोल्स को अचीव करना होता है, जिसे हम इनफॉर्मल कोऑपरेटिव लर्निंग के नाम से जानेंगे। इस तरह से यहाँ पर टाइप्स हो गए कोऑपरेटिव लर्निंग के। देन एडवांटेजेस की बात करेंगे, तो एडवांटेजेस क्या हो जाते हैं कोऑपरेटिव लर्निंग के। फर्स्ट एडवांटेज यहाँ पर हो जाता है कि स्टूडेंट्स जो अचीव करते हैं वो पॉजिटिव वे में करते हैं, लॉन्ग लास्टिंग उनका बिहेवियर रहता है, और जो भी सब्जेक्ट मैटर है या जो भी उन्हें टास्क दिया जाता है उस पर वो अच्छे से कमांड कर पाते हैं और एक दूसरे के कोऑपरेशन के साथ में अपने टास्क को अचीव कर पाते हैं। देन स्टूडेंट रिटेंशन यहाँ पर सेकंड एडवांटेज आ जाता है कि एक साथ काम करने में और अपने असाइनमेंट्स को या गोल्स को जो है कंप्लीट करने में बच्चे एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं, सोशलाइजेशन होता है उनका, और वो अपने गोल्स को अचीव करने के बाद उस चीज़ को सेलिब्रेट करते हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स जो है रिटेन कर पाते हैं अपने लर्निंग प्रोसेस को। इसके बाद थर्ड यहाँ पर एडवांटेज हो जाता है इम्प्रूव्ड रिलेशंस। इम्प्रूव्ड रिलेशंस का सेंस ये है कि ये जो काम है वो एक टीम वर्क होता है, इसलिए टीम वर्क होने की वजह से बच्चे एक दूसरे को समझते हैं, एक दूसरे को लाइक करते हैं, यहाँ पर उनकी थॉट प्रोसेस को लाइक करते हैं। तो इस तरह से एक बॉन्ड हो जाता है एक स्टूडेंट का दूसरे स्टूडेंट से। देन इम्प्रूव्ड क्रिटिकल थिंकिंग स्किल, यहाँ यानी कि जब बच्चा टीम वर्क करता है तो यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी होती है कि उनके थिंकिंग स्किल को क्रिटिसाइज़ किया जाए। जो भी बच्चा जिस थॉट को प्रेजेंट करता है उसमें बाकी बच्चे अपने जो है रिव्यू देते हैं, जिससे कि ये देखा जाता है कि इस थॉट को जो प्रेजेंट किया गया है वो कितना जो है वैलिड है। देन नेक्स्ट यहाँ पर आ जाता है ओरल कम्युनिकेशन इम्प्रूवमेंट होता है, क्योंकि बच्चे एक दूसरे से बातचीत करते हैं, अपने पेयर ग्रुप में घुलते मिलते हैं, तो उनकी कम्युनिकेशन स्किल भी अच्छी होती है। देन डिसएडवांटेजेस की बात करें तो लॉस होता है कंट्रोल पर बच्चों का, क्योंकि ये ग्रुप वर्क है। देन ग्रुप वर्क है तो यहाँ पर जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ज़्यादा होती है, टाइम रिक्वायर होता है क्योंकि ग्रुप टास्क है यहाँ पर, तो हर एक बच्चे को अपनी जो है इंडिविजुअल स्पेस चाहिए होती है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टर्म यहाँ पर आ जाता है कंस्ट्रक्टिविज़म। कंस्ट्रक्टिविज़म जैसा कि टर्म है आप इससे जो है फैमिलियर होंगे, साइकोलॉजी में ये टर्म बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो कंस्ट्रक्टिविज़म का मतलब क्या हो जाता है यहाँ पर? कंस्ट्रक्टिविज़म का मतलब है कि ये टर्म तब यूज़ किया जाता है जब बच्चा यहाँ पर जो लर्नर है वो एक्टिव रोल प्ले करता है यहाँ पर अपनी लर्निंग के लिए, अंडरस्टैंडिंग को बिल्डअप करने के लिए और साथ साथ इन्फॉर्मेशन को शेयर करने के लिए या सेंस करने के लिए। तो ये जो टर्म है कंस्ट्रक्टिविज़म, ये पर्सपेक्टिव लिया गया है प्याजे से। प्याजे ने की जो थ्योरी थी यहाँ पर उसमें उन्होंने 4 तरह की स्टेजेस बताई थी। कॉग्निटिव डेवलपमेंट की ये थ्योरी थी प्याजे की, जिसमें 4 स्टेजेस पे इन्होंने कॉग्निशन डेवलपमेंट पे काम किया, कंस्ट्रक्टिविज़म पे काम किया। देन वाइगॉत्स्की की जो थ्योरी है इसमें भी इन्होंने कंस्ट्रक्टिविज़म पे काम किया कि कैसे जो है एक लर्नर एक्टिव एक्सप्लोरर होता है, कैसे वो जो है भाषा को सीख सकता है, कैसे एनवायरनमेंट से सीख सकता है, लैंग्वेज को कैसे सीख सकता है। देन गेस्टाल्ट साइकोलॉजिस्ट जो रहे हैं वर्दिमर कोहलर एंड कोफका, उन्होंने भी इनसाइट लर्निंग पर काम किया है। तो ये भी एक
कंस्ट्रक्टिविज्म की थ्योरी है। कंस्ट्रक्टिविज्म का मतलब हो जाता है, गेस्टाल्टवादियों ने बताया कि एक सिचुएशन जो दी जाती है स्टूडेंट को, उसमें वो उस सिचुएशन को एज अ होल एनालाइज करता है, देन जाके उसके जो है सॉल्यूशन को फाइंड आउट करता है। तो इस तरह से कंस्ट्रक्टिविज्म को स्टार्ट किया गया यहाँ पर। कंस्ट्रक्टिविज्म रियली गॉट इन इट स्टार्ट इन लेट 1980s। तो यहाँ पर 1980s में जो है कंस्ट्रक्टिविज्म को स्टार्ट किया गया था, और उसके बाद जो है कंस्ट्रक्टिविज्म के कुछ प्रिंसिपल्स को भी बताया गया। इस तरह से यहाँ पर कुछ अजम्पशंस हैं कंस्ट्रक्टिविज्म में, जिसमें नॉलेज जो है एक एक्टिव कंस्ट्रक्टेड फॉर्म होती है लर्नर की, और यहाँ पर जो लर्नर होता है वो एक्टिव पार्टिसिपेटर होता है नॉलेज के लिए। देन अजम्पशंस में आ जाता है यहाँ पर कि मच ह्यूमन एक्टिविटी इज़ डिवोटेड टू ऑर्डरिंग द प्रोसेस द ऑर्गेनाइजेशनल पैटर्निंग ऑफ द एक्सपीरियंसेस। यानी कि स्टूडेंट यहाँ पर जो अपने एक्सपीरियंसेस से सीखता है वो ज़्यादा टाइम तक रिटेन कर पाता है। देन पर्सनल एक्टिविटीज़ पर यहाँ पर फोकस किया गया। उसके बाद बताया गया इंडिविजुअल्स कैन नॉट अंडरस्टूड अपार्ट फ्रॉम देयर ऑर्गेनिक एम्बेडेडनेस ऑफ द सोशल एंड सिम्बॉलिक सिस्टम्स। तो यहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं एक पार्ट में ना देखकर एज अ होल स्टूडेंट जो है एनालाइज करते हैं सिचुएशन को। देन एक्टिव एंड मीनिंगफुल सोशल जो है ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर बच्चे एक्सप्लोर करते हैं। देन यहाँ पर प्रिंसिपल्स आ जाते हैं कंस्ट्रक्टिविज्म के। प्रिंसिपल्स में ये आ जाता है यहाँ पर कि कंस्ट्रक्टिविस्ट जो होते हैं वो लर्निंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं यहाँ पर, जिसमें मल्टीपल रिप्रेजेंटेशन किया जाता है रियलिटी का। देन सेकेंड प्रिंसिपल यहाँ पर आ जाता है, दीज रिप्रेजेंटेशंस रिप्रेजेंट द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द रियल वर्ल्ड। इसमें कंस्ट्रक्टिविज्म जो होता है इसमें बच्चे कॉम्प्लेक्सिटी देखते हैं कि रियल वर्ल्ड में क्या क्या सिचुएशन हो सकती है एक प्रॉब्लम के लिए। देन थर्ड हो जाता है यहाँ पर कि एक्टिव जो है कंस्ट्रक्शन किया जाता है यहाँ पर नॉलेज का। फोर्थ प्रिंसिपल है कि ऑथेंटिक टास्क दिए जाते हैं जिसमें मीनिंगफुल कॉन्टेक्स्ट में लर्निंग कराई जाती है स्टूडेंट्स की। देन फिफ्थ यहाँ पर हो जाता है कि रियल वर्ल्ड जो है सिचुएशंस प्रोवाइड की जाती हैं, केस बेस्ड लर्निंग कराई जाती है यहाँ पर लर्नर्स की। थॉटफुल एक्सपीरियंसेस को डील करते हैं स्टूडेंट यहाँ पर। सपोर्ट कोलैबोरेशन किया जाता है, सोशल नेगोशिएशन किया जाता है, डिस्कवरी लर्निंग पर पूरा फोकस किया जाता है कंस्ट्रक्टिविज्म में। तो ये कुछ प्रिंसिपल्स है। उसके बाद टाइप्स की बात करते हैं तो कंस्ट्रक्टिविज्म में जो है सबसे पहले जॉन डीवी का नाम आता है यहाँ पर। तो कंस्ट्रक्टिविज्म के जो टाइप्स हैं उसमें कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविज्म होता है। कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविज्म का मतलब हो जाता है कि ये पूरी तरह से माइंड से डील करता है। यहाँ पर बच्चा क्रिटिकल थिंकिंग करेगा और ब्रेनस्टॉर्मिंग करेगा, उसके बाद जो है अपने थॉट्स को प्रेजेंट करता है। तो ये जो इन्फॉर्मेशन होगी वो टिपिकली एसोसिएटेड होती है, जितनी भी पॉसिबल जो है सिचुएशंस हो सकती हैं एक प्रॉब्लम से रिलेटेड, एक कंपोनेंट से रिलेटेड। देन यहाँ पर सेकंड टाइप आता है रेडिकल कंस्ट्रक्टिविज्म। रेडिकल कंस्ट्रक्टिविज्म में स्किनर का नाम आता है यहाँ पर। तो रेडिकल कंस्ट्रक्टिविज्म क्या हो सकता है, रिप्रेजेंट करता है ये अपोजिट एंड ऑफ द कंस्ट्रक्टिविस्ट ऑफ कॉन्टिन्यूम फ्रॉम द कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविज्म। तो कॉग्निटिव से ये पूरी तरह से अपोजिट है रेडिकल कंस्ट्रक्टिविज्म, क्योंकि ये फुल्ली जो है एम्ब्रेस करता है फर्स्ट थ्री एपिस्टेमोलॉजिकल टेनेंट को। जैसे कि नॉलेज जो है एक्विजिशन की जाती है इज़ एन अडाप्टिव प्रोसेस। नॉलेज जो है एक अडाप्टिव प्रोसेस होती है जिसमें बच्चा अक्वायर कर पाता है फ्रॉम द रिजल्ट फ्रॉम द एक्टिव कॉग्नाइजिंग बाय द इंडिविजुअल लर्नर, जिसमें बच्चा एक्टिवली इन्वॉल्व होगा, उन सारी चीज़ों को ही बच्चा जो है अपने माइंड में रिटेन कर पाता है और रिफ्लेक्ट कर पाता है पूरे टाइम के लिए। देन सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म आते हैं यहाँ पर। सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म में जो है क्या आता है यहाँ पर, समवेयर बिटवीन द transmission of the knowable reality of the cognitive constructivism and the constructions of the personal and coherent reality of the radical constructivism। तो ये पूरी तरह से रिलाई करता है सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म
कॉग्निटिव एंड रेडिकल कंस्ट्रक्टिविज्म के बीच में। तो यहाँ पर जो बच्चे को रियलिटी है उससे भी जो है सीखना होता है, और पर्सनल जो उसकी रियलिटी है या कोहेरेंट रियलिटी है उससे भी बच्चा सीखता है। देन इम्प्लीकेशन यहाँ पर बताया गया है, जिसमें टीचिंग जो है एक तरह से ट्रांसमिशन का काम करती है बच्चे के नॉलेज को ट्रांसमिट करने के लिए। देन यहाँ पर प्रायर नॉलेज के बेसिस पे ही नए कॉन्सेप्ट को बिल्डअप किया जाता है, जिससे कि एक लर्निंग एनवायरनमेंट जो है बच्चे का वो फैमिलियर हो जाता है उसके लिए, और वो नए थॉट्स को जल्दी गेन कर पाता है, रिटेन कर पाता है। नेक्स्ट टर्म यहाँ पर कॉन्सेप्ट मैपिंग से आता है। कॉन्सेप्ट मैपिंग को समझेंगे यहाँ पर। कॉन्सेप्ट मैपिंग से आप टर्म से समझ रहे होंगे कि मैपिंग का मतलब हो जाता है कि पहले से ही हम स्ट्रक्चर फॉर्म जो है प्रोवाइड करते हैं बच्चे को कि क्या हम करने जा रहे हैं। तो ये एक तरह से कॉन्सेप्ट मैप जो है वो विजुअल ऑर्गेनाइजेशन होता है, यानी कि प्रेजेंट करते हैं हम इसमें नॉलेज को विजुअल फॉर्म में। तो इसमें पूरी तरह से हम स्ट्रक्चर्ड एंड कॉन्सेप्चुअल नॉलेज को प्रोवाइड करते हैं थ्रू द कॉन्सेप्ट मैपिंग। इस तरह से यहाँ पर जो होता है एक ग्राफिकल टूल होता है, जिसमें डिज़ाइनर इंस्ट्रक्शन को प्रेजेंट करता है, इंजीनियर्स आते हैं, टेक्निकल राइटर्स आते हैं, ये सारे इसमें इन्वॉल्व किए जाते हैं। तो जो भी चीज़ें यहाँ पर इन्वॉल्व की जाती हैं कॉन्सेप्ट मैपिंग में, वो स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में ही होती हैं। इसमें जो मेन आइडिया होता है वो सेंटर में प्रेजेंट किया जाता है, देन उसकी ब्रांचेस जो है दिखाई जाती हैं। इस तरह से जो है प्रेजेंट करते हैं हम कॉन्सेप्ट मैपिंग के थ्रू। इसके बाद कॉन्सेप्ट मैपिंग जो वर्ड था वो डेवलप किया गया था जोसेफ डी नोवाक के द्वारा, यहाँ पर उनके रिसर्च टीम के द्वारा 1970s में। इस तरह से यहाँ पर आप देखिए कॉन्सेप्ट मैप ये होता है। कॉन्सेप्ट मैप में हम हर एक चीज़ को इस तरह से ग्राफिकल वे में प्रेजेंट करते हैं, जिससे कि बच्चा इन सारी चीज़ों को लॉन्ग लास्टिंग टाइम तक रिटेन कर पाए। इसके बाद कुछ फीचर्स आते हैं यहाँ पर कॉन्सेप्ट मैप के, जिसमें फर्स्ट हो जाता है कि यहाँ पर कॉन्सेप्ट की जो है क्लियरेंस रहती है। तो बच्चा पूरी तरह से समझ पाता है कि क्या कॉन्सेप्ट है और इसके सब कॉन्सेप्ट सब कैटेगरीज कितनी हैं। देन लिंक कर पाता है वो वर्ड्स को और फ्रेजेस को। तो इस तरह से अगर आप कोई स्ट्रक्चर्ड फॉर्म प्रोवाइड करते हैं स्टूडेंट को, तो वो जो है एसोसिएट कर पाता है अपनी लर्निंग को यहाँ पर। इसके बाद थर्ड आ जाता है फीचर प्रीपोजिशनल स्ट्रक्चर। तो ये एक तरह से प्रीपोजिशनल स्ट्रक्चर होता है, जिसमें आप स्ट्रक्चरल और ग्राफिकल प्रेजेंटेशन देते हैं। हायरार्किकल स्ट्रक्चर होता है, क्योंकि ये जो ग्राफिकल फॉर्म प्रेजेंट करते हैं उसमें हम या तो जो है लोअर से हायर में जाएंगे या हायर से लोअर में जाते हैं। इस तरह से एक हायरार्किकल रिप्रेजेंटेशन किया जाता है अपनी नॉलेज का। तो ये कैसे भी हो सकती है, हाई टू लो और लो टू हाई, दोनों ही तरीके से हो सकती है, लेकिन ये पूरी तरह से स्ट्रक्चर्ड होती है। फोकस किया जाता है क्वेश्चंस पर, क्रॉस करते हैं लिंक्स को, तो कनेक्टेडनेस आती है यहाँ पर कॉन्सेप्ट्स के बीच में, जिसको कि लर्नर जो है यहाँ पर अंडरस्टैंड कर सकता है। वेज टू यूज़ कॉन्सेप्ट मैप्स, कैसे यूज़ कर सकते हैं कॉन्सेप्ट मैप्स को? तो इन्हें हम फर्स्टली यूज़ कर सकते हैं यूज़ एज एन इन क्लास प्री असेसमेंट। इन क्लास यानी कि क्लासरूम टीचिंग के दौरान हम कोई भी टॉपिक को डिस्कस कर सकते हैं इसमें कॉन्सेप्ट मैप्स को क्रिएट कर कर। तो इसमें जो इन्फॉर्मेशन हम प्रोवाइड करेंगे स्टूडेंट को, वो स्टूडेंट जो है रिफ्लेक्ट कर पाएंगे या मॉडिफाई कर पाते हैं मैप्स के थ्रू। सेकेंड है यहाँ पर डू एज अ स्मॉल ग्रुप एक्टिविटी। तो इसमें जो की कॉन्सेप्ट प्रेजेंट किया जाता है वो 4 से 5 स्टूडेंट को लेकर, तब हम कॉन्सेप्ट मैप के थ्रू नए सिनेरियो में अपनी इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट कर सकते हैं, जिससे कि स्टूडेंट एक जो है कंक्लूजन में पहुँच सकें। देन कैसे यूज़ कर सकते हैं कॉन्सेप्ट मैप को? थर्ड वे हो जाता है डू एज अ होल क्लास एक्टिविटी। तो यहाँ पर हम एक ह्यूज लेवल पर जब प्रेजेंट करते हैं कॉन्सेप्ट मैप्स को, तो ये रिलेशनशिप बिल्डिंग के लिए बहुत अच्छा माना जाता है, क्योंकि पूरी क्लासरूम में अगर हम इस कॉन्सेप्ट को प्रेजेंट करेंगे तो यहाँ पर बच्चे एसोसिएट कर पाते हैं एक दूसरे की थिंकिंग को, और उसके बाद क्लियरेंस पे जा पाते हैं। देन नेक्स्ट वे हो जाता है फिल इन द ब्लैंक्स।
फिल इन द ब्लैंक्स का मतलब हो जाता है कि यहाँ पे जो मटेरियल यूज़ किया जाता है वो पूरी क्लास के लिए यूज़ किया जाता है। तो इसमें जो लैक्स आते हैं उनको हम रिमूव कर सकते हैं अपने कॉन्सेप्ट से, इसलिए जो है फिल इन द ब्लैंक्स में भी यूज़ किया जाता है ये। नेक्स्ट टर्म पे आते हैं, जो इम्पॉर्टेंट इनोवेटिव ट्रेंड है वो सिमुलेशन का हो जाता है। सिमुलेशन यानी कि रोल प्ले, जिससे कि आप सभी जो है परिचित होंगे। यहाँ पर बीएड थर्ड सेम के लिए आपकी एक सिमुलेशन टीचिंग रखी जाती है, जिसमें आप रोल प्ले करते हैं कि अगर आप टीचर होंगे तो आप कैसे जो है टीचिंग करेंगे। तो ये एक आर्टिफिशियल सिचुएशन होती है जिसमें आपके ही क्लासमेट्स होते हैं जिनके सामने आप जो है टीच करते हैं और आपके क्लासमेट यहाँ पर एज अ स्टूडेंट वर्क करते हैं, आपको क्वेश्चंस के आंसर करेंगे। तो इस तरह से सिमुलेशन जो है एक प्रिटेंडिंग सिचुएशन होती है, जिसमें आप प्रिटेंड करते हैं कि आप उस रोल में हैं और उसके हिसाब से जो है अपीयर करते हैं और उसके हिसाब से अपने रोल्स को दिखाते हैं, एक्शंस को देते हैं। अकॉर्डिंग टू हरमन के अनुसार यहाँ पर बताया गया कि सिमुलेशन जो है एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, बट नॉट ऑल ऑफ द रियलिटी, लेकिन यह रियलिटी नहीं होती है। तो इसमें हम वैसे ही एक्ट करते हैं जिस जो है रोल में हम रोल प्ले कर रहे होते हैं। तो एज अ टीचर हमें टीच करना होता है स्टूडेंट को, तो वो सीक्वेंसिंग हम अपनाते हैं जिसमें हमें टीचिंग करनी है। नेक्स्ट डेफिनेशन यहाँ पे दी गई है कि ये पूरी तरह से कंट्रोल्ड रिप्रेजेंटेशन होता है रियल फॉर्म का, रियलिटी का। तो इस तरह से जो है सिमुलेशन होती है, सिमुलेशन टीचिंग, जिसमें ट्रेनीज़ जो है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को डेवलप करते हैं, इनकरेज करते हैं अपने पार्टिसिपेशन को, इन्वॉल्वमेंट में, क्रिएटिविटी को और अपनी डिज़ायर को इन्हांस करते हैं। इस तरह से यहाँ पर रोल प्ले के बारे में भी बताया गया है। रोल प्ले एक तरह से टेक्निक होती है जिसमें स्टूडेंट्स को अलाउ किया जाता है कि वो एक रियलिस्टिक सिचुएशन में अपने आप को ढाल पाएँ। तो उसके अकॉर्डिंग ही बच्चा यहाँ पर स्ट्रैटेजीज़ को अपनाता है, अपने जो है एक्शंस को लेता है और उसके बाद जो है उन्हें एक सपोर्टिव एनवायरनमेंट दिया जाता है इन सारी चीज़ों को करने के लिए। तो इस तरह से रोल प्ले जो है एक चेंजिंग वंस बिहेवियर टू फुलफिल द सोशल रोल्स, एक तरह से एक तरीका होता है जिसमें हम फुलफिल करते हैं सोशल रोल्स को कि कैसे वो रियल लाइफ में उन रोल्स को निभा सकता है। अब यहाँ पर एडवांटेजेस आते हैं रोल प्ले के। तो रोल प्ले का सबसे बड़ा एडवांटेज ये हो जाता है कि ये रियल सिचुएशन को जो है रिफ्लेक्ट करता है कि हमारा नॉलेज कहाँ तक है। देन एनर्जिंग एक्टिविटी है, सिंपल एंड लो कॉस्ट की एक्टिविटी है, किसी भी तरह का मटेरियल इसमें नहीं जो है नीडेड होता है। कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस में हमें एक जो है टीज़र मिल जाता है कि हम कैसे उनसे डील करेंगे, उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करेंगे। सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है इसमें स्टूडेंट्स का। रियल लाइफ कम्युनिकेशन को ये जो है बढ़ावा देता है। इस तरह से ये एडवांटेजेस हो जाते हैं रोल प्ले के। देन इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं यहाँ पर। तो इसके लिए हमें एक्सपर्ट की ज़रूरत होती है लीडरशिप करने के लिए। उसके बाद इसमें समटाइम्स पार्टिसिपेंट्स में फील लाइक द थ्रेटेंड। तो कई बार ऐसा हो जाता है कि जो लोग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं उनको ऐसा लगता है कि हमें धमकी दी जा रही है इस चीज़ के लिए। तो रोल प्ले है, रोल प्ले में आपको डायलॉग्स भी बोलने होते हैं, तो ऐसा हो जाता है। कुछ बहुत साई नेचर के लोग होते हैं, उनके लिए भी डिसएडवांटेज का काम करता है ये। टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है ये। इस तरह से ये डिसएडवांटेजेस हो गई यहाँ पर। इसके बाद हम आएंगे रेसिप्रोकल पेयर टीचिंग पर। रेसिप्रोकल पेयर टीचिंग न्यू ट्रेंड है यहाँ पर एजुकेशन के लिए। देन रेसिप्रोकल पेयर टीचिंग होता क्या है ये जान लेते हैं यहाँ पर। तो पेयर ट्यूटरिंग इज एन इंस्ट्रक्शनल स्ट्रैटेजी दैट कंसिस्ट ऑफ द स्टूडेंट partnership linking high achieving student with the lower achieving students or those with the comparable achievements for the structured reading and math study sessions। तो यहाँ पर peer टीचिंग या रेसिप्रोकल पेयर टीचिंग जो होती है उसमें जो हाई अचीवमेंट वाला स्टूडेंट है वो टीच करता है यहाँ पर लोअर अचीविंग स्टूडेंट्स को। तो ये जो टीचिंग होती है वो अपने क्लासरूम में ही की जाती है, क्लासरूम के स्टूडेंट्स के ही बीच की जाती है। तो इसमें से किसी एक जो है हाई अचीवर स्टूडेंट को हम जो है
खड़ा कर देते हैं और उससे टीच कराते हैं क्लास में, जिससे कि जो लोअर अचीविंग स्टूडेंट्स हैं वो खुल के अपनी प्रॉब्लम्स को जो है बता सके, क्योंकि यहाँ पर जब उनका ही क्लासमेट उन्हें पढ़ाता है तो वो अपने डाउट सेशंस को क्लियर कर पाते हैं, जिससे कि जो है उनकी लर्निंग इन्हांस होती है और उनके सारे जो है डाउट्स क्लियर हो जाते हैं। तो इस तरह से रेसिप्रोकल टीचिंग हो जाती है, जिसमें उनके ही पेयर का एक मेंबर जो हाई अचीवर होता है वो बाकी सारे स्टूडेंट्स को टीचिंग करता है। ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं इसके? तो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इसमें हो जाता है कि लर्निंग असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाता है स्टूडेंट्स को। देन सेकंड यहाँ पर हो जाता है कि इम्प्रूव करते हैं स्टूडेंट्स की अंडरस्टैंडिंग को और उनके एप्लीकेशन ऑफ कॉन्सेप्ट प्रोसेस को। देन थर्ड यहाँ पर हो जाता है कि to provide the tutor with an opportunity to refine their communication, instruction and interpersonal skills। तो इसमें जो हाई अचीवर स्टूडेंट होता है उसकी कम्युनिकेशन, इंस्ट्रक्शनल और इंटरपर्सनल स्किल्स को इम्प्रूव किया जाता है थ्रू द क्लासरूम टीचिंग। इस तरह से ये ऑब्जेक्टिव्स हो जाते हैं पीयर टीचिंग के। इसके बाद कुछ मॉडल्स हैं यहाँ पर पीयर टीचिंग के लिए, जिसमें से फर्स्ट मॉडल आ जाता है इसमें क्लास वाइज पीयर ट्यूटोरिंग। क्लास वाइज पीयर ट्यूटोरिंग जो होती है वो विद इन द क्लासरूम की जाती है, जिसमें 2 to 5 स्टूडेंट्स को शामिल किया जाता है एक ही ग्रेड के लेवल के। देन क्रॉस एज पीयर ट्यूटोरिंग होती है, जिसमें एक जो ओल्डर स्टूडेंट होता है वो यंगर स्टूडेंट को टीचिंग है प्रोवाइड करता है, उसे गाइड करता है। तो ये जो है क्रॉस एज पीयर ट्यूटोरिंग होती है, क्योंकि इसमें सेम लेवल के स्टूडेंट्स नहीं होते हैं। देन थर्ड मॉडल आ जाता है यहाँ पर पीयर असिस्टेड लर्निंग स्ट्रैटेजी। पीयर असिस्टेड लर्निंग स्ट्रैटेजी जो होती है इसमें टीचर जो है पेयरिंग करता है स्टूडेंट्स की, उसके बाद उन्हें एडिशनल इंस्ट्रक्शन और हेल्प जो है प्रोवाइड की जाती है टीचर के द्वारा। देन फोर्थ मॉडल इसमें आ जाता है रेसिप्रोकल पीयर ट्यूटोरिंग। रेसिप्रोकल पीयर ट्यूटोरिंग जो होती है वो यहाँ पर 2 या 2 से ज़्यादा स्टूडेंट्स होते हैं जिनमें अल्टरनेट गैप्स होते हैं, और उसके बाद वो जो है ट्यूटर और ट्यूटोरी के बीच में सेशंस को करते हैं। तो इनमें नॉलेज जो है प्रोवाइड की जाती है। रेसिप्रोकल टीचिंग यानी कि एक स्मॉल ग्रुप होता है जिसमें सेम लेवल के स्टूडेंट्स जो है टीच करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट टर्म जो आता है वो यहाँ पर हो जाता है इंटर एंड मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच का। तो ये भी न्यू कॉन्सेप्ट है, इनोवेटिव ट्रेंड आ जाता है ये नेक्स्ट। इंटर एंड मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच होता क्या है इस चीज़ को समझेंगे यहाँ पर। जैसा कि आप समझ रहे हैं, इंटर यानी कि एक सब्जेक्ट से रिलेटेड होगा, मल्टी यानी कि कई सारे सब्जेक्ट्स जो है यहाँ पर इंटरकनेक्टेड होंगे। तो इस तरह से डिसिप्लिनरी क्या होता है, इसमें इनिशिएशन किया जाता है, प्रैक्टिस की जाती है स्किल्स की और मास्टरी की जाती है। तो ये कंटिन्यू प्रोसेस रहता है। इसके बाद इंटरडिसिप्लिनरी जो होता है इसमें जो है ट्रांसलेशन किया जाता है, यानी कि सिंथेसिस करते हैं। देन अदर्स के जो डाउट होते हैं उन्हें क्लियर किया जाता है। ट्रांसडिसिप्लिनरी क्या होता है, तो इसमें गेसिंग आता है और उसके बाद सेफ्टी देखी जाती है और इमिटेशन किया जाता है, यानी कि सेम बिहेवियर को अपनाया जाता है। इस तरह से यहाँ पर समझेंगे इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच को। इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच कौन सी होती है, इसमें जो है इन्वॉल्व करते हैं हम कॉम्बिनेशन को, जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा एकेडमिक डिसिप्लिन्स होते हैं, एक जो है एक्टिविटी में उन्हें इन्वॉल्व किया जाता है। यानी कि एक रिसर्च प्रोजेक्ट है जैसे, तो उसमें 2 या 2 से ज़्यादा एकेडमिक डिसिप्लिन्स को हम इन्वॉल्व करते हैं, उसके बाद उसे एक एक्टिविटी का नाम दे देते हैं। तो इसे हम इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच कहते हैं। इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच जो होती है ये जो है समथिंग न्यू, यानी कि कुछ हम नया करना चाहते हैं इसमें जो है बाउंड्रीज़ को क्रॉस करके नई थिंकिंग प्रोसेस को इन्वॉल्व करके तब जो है कोई क्रिएशन किया जाता है। इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच जो होती है वो अप्लाई होती है एजुकेशन के लिए, ट्रेनिंग करने के लिए जो है स्टूडेंट्स की, और उसके साथ साथ नए मेथड्स को यूज़ करने के लिए। इस तरह से हम जो है बच्चे की स्किल्स को इम्प्रूव करेंगे। मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच क्या होती है, तो मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच के यहाँ पर
मल्टीपल डिसिप्लिन्स को इन्वॉल्व किया जाता है प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। तो इसमें जो है हम एक नई अंडरस्टैंडिंग लेवल को बिल्डअप करते हैं एक कॉम्प्लेक्स सिचुएशन को सॉल्व कर कर। तो इसमें मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच जो है उसमें कई जो है अलग अलग डिसिप्लिन्स के जो है टॉपिक्स को लेते हैं, देन उसमें जो है प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। मल्टी डिसिप्लिनरी वर्किंग इज़ ऑफ्टन एज द रिवोल्यूशनरी बाय द स्किल सेंटर्ड स्पेशलिस्ट। तो ये एक तरह से रिवोल्यूशन होता है अप्रोच के लिए। अप्रोचेज ऑफ द मल्टीडिसिप्लिनरी पर्सपेक्टिव। इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच जो होती है उसमें इंटीग्रेट किया जाता है सब डिसिप्लिन्स को विद इन अ सब्जेक्ट। एक ही एरिया के जो है सब डिसिप्लिन्स को इन्वॉल्व करते हैं इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच में हम। देन नेक्स्ट हो जाता है यहाँ पर फ्यूज़न। फ्यूज़न का मतलब हो जाता है कि इसमें हम जो लेंगे वो अलग अलग जो है स्किल्स और नॉलेजेस को इन्वॉल्व करेंगे। देन थर्ड यहाँ पर हो जाता है सर्विस लर्निंग। सर्विस लर्निंग का बनना मतलब होता है यहाँ पर कि इसमें इन्वॉल्व करेंगे कम्युनिटी प्रोजेक्ट्स को। इस तरह से नेक्स्ट टॉपिक पर आएंगे यहाँ पर इनोवेटिव प्रोग्राम्स एंड स्कीम्स फॉर सोशल डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। सोशल डेवलपमेंट के लिए कई सारे प्रोग्राम्स चलाए गए थे एजुकेशन की फील्ड में, जिसमें से फर्स्ट आ जाता है पॉजिटिव पेरेंटिंग। पॉजिटिव पेरेंटिंग का सेंस ये हो जाता है कि यहाँ पर जो पेरेंटिंग होती है उसके बारे में बताया गया है। तो पेरेंटिंग जो है एक तरह से प्रमोट करती है और सपोर्ट करती है फिज़िकल, इमोशन, सोशल, फिनेंशियल एंड इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट के स्टूडेंट्स के। तो इन्फेंसी से लेकर यानी कि जब बच्चा शिशु है उससे लेकर अडल्ट तक उसके जो भी डेवलपमेंट हो रहे हैं उन सारी चीज़ों को यहाँ पर प्रमोट किया जाता है और सपोर्ट किया जाता है पॉजिटिव पेरेंटिंग में। तो पेरेंटिंग एक तरह से एक एस्पेक्ट है जिसमें स्टूडेंट्स जो है बायोलॉजिकल रिलेशनशिप को शेयर करते हैं अपने पेरेंट्स के साथ में। इस तरह से पॉजिटिव पेरेंटिंग क्या होती है? पॉजिटिव पेरेंटिंग का मतलब हो जाता है यहाँ पर कि पेरेंटल जो बिहेवियर है उसको कंसीडर किया जाता है यहाँ पर। इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड के इंटरेस्ट के साथ में हम जो है उनके पेरेंट्स का पेरेंटल बिहेवियर ऑब्जर्व करते हैं, उनकी केयरिंग को देखते हैं, इन्हांस करते हैं सेल्फ कॉन्फिडेंस को, वायोलेशन फ्री करते हैं यानी कि किसी भी तरह की हिंसा ना की जा रही हो, और एक्नॉलेज करते हैं, देन गाइड करते हैं कि कैसे जो है एक अच्छा रिलेशनशिप, एक हेल्दी रिलेशनशिप बिल्डअप किया जाता है चाइल्ड और उनके पेरेंट्स के बीच में। इसके बाद यहाँ पर पॉजिटिव पेरेंटिंग के कुछ ऑब्जेक्टिव्स आते हैं। तो इसका एम क्या होता है कि अवेयरनेस करना है हमें पॉजिटिव पेरेंटिंग को चलाने के लिए। इसके बाद प्रोटेक्ट करते हैं हम स्टूडेंट्स को कि कोई भी उन्हें अब्यूज़ ना कर सके, और इंक्रीज़ करते हैं अवेयरनेस को जनरल पब्लिक के लिए। देन वेज टू डेवलप पॉजिटिव पेरेंटिंग। कैसे डेवलप किया जा सकता है पॉजिटिव पेरेंटिंग को? तो फर्स्टली यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं हम सेफ़ और इंगेजिंग एनवायरनमेंट को, इसे इंक्रीज़ करने के लिए। देन क्रिएट कर सकते हैं हम पॉजिटिव लर्निंग एनवायरनमेंट को। इसके बाद असर्टिव डिसिप्लिन्स को फॉलो करके, देन रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन देकर चाइल्ड को और उनके पेरेंट्स को हम इन्वॉल्व कर सकते हैं पॉजिटिव पेरेंटिंग में। देन टेक केयर ऑफ़ वन सेल्फ एज अ पेरेंट्स के तौर पर अपने आप का भी ध्यान रखिए। इस तरह से कुछ वेज हैं जिसमें हम पॉजिटिव पेरेंटिंग को इन्वॉल्व करते हैं। देन पेरेंटिंग स्टाइल्स की बात करते हैं तो कई सारी स्टाइल्स यहाँ पर होती हैं पेरेंटिंग के लिए। तो अथॉरिटेटिव जो है सबसे पहली हो जाती है पेरेंटिंग यहाँ पर। अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग का मतलब हो जाता है इसे जस्ट राइट पेरेंटिंग स्टाइल भी कहा जाता है। जस्ट राइट पेरेंटिंग स्टाइल का मतलब हो जाता है कि इसमें जो डिसीजंस हैं वो पेरेंट्स के द्वारा ही लिए जाते हैं। पूरी तरह से ये पेरेंट्स को सेंट्रल में रखता है और बच्चे पर पूरी तरह से कंट्रोल किया जाता है। इसमें उनकी स्किल्स पर कंट्रोल किया जाता है, एक्टिविटीज़ पर कंट्रोल किया जाता है।
सॉरी, यहाँ पर जो अथॉरिटेटिव होगी, इसमें जो है हम बच्चे को ही सारी अथॉरिटी देते हैं, यानी कि उनके ऑटोनॉमी पे ही काम किया जाता है विद इन द रीजनेबल लिमिट। एक लिमिट के साथ में हम बच्चे को जो है उसके सारे राइट्स दे देते हैं, और उसके बाद में यहाँ पर पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट किया जाता है स्टूडेंट का। किसी भी तरह से उन्हें हम पनिश नहीं करते हैं, अवेयर करते हैं चाइल्ड की फीलिंग्स से यहाँ पर। देन जो अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग होती है, इसमें हम इन्वॉल्व करते हैं कि इसमें पूरी तरह से पेरेंट्स पे ही बच्चा डिपेंड होता है, उन्हीं के अकॉर्डिंग काम करता है। तो ये बहुत ज़्यादा रेजिड होती है और स्ट्रिक्ट होती है, क्योंकि यहाँ पर हाई डिमांड होती है चिल्ड्रन की, लेकिन जो है कोई भी उसके लिए रिस्पॉन्स नहीं होता है पेरेंट्स का। इस तरह से अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग होती है। परमिसिव पेरेंटिंग कौन सी होती है? इसमें जो है परमिसिव पेरेंटिंग में लेस पॉपुलर इन द मिडिल क्लास फैमिलीज़। मिडिल क्लास फैमिलीज़ में ये जो है कम देखने को मिलती है। देन इन द working class families, in these families setting a child's freedom and the autonomy are highly valued। यहाँ पर जो है बच्चे को पूरी तरह से छूट दी जाती है कि वो अपने अकॉर्डिंग काम कर सकता है, अपने रीजंस को प्रेजेंट कर सकता है पेरेंट्स के सामने, अपनी अंडरस्टैंडिंग को प्रेजेंट कर सकता है। तो इस तरह से पूरी जो है छूट यहाँ पर बच्चे के हाथ में होती है। अनइन्वॉल्व्ड पेरेंटिंग कौन सी होती है? तो यहाँ पर निग्लेक्टफुल बिहेवियर होता है पेरेंटिंग स्टाइल का। इसमें यानी कि ना बराबर जो है पेरेंट्स शामिल होते हैं। एसेंशियल पेरेंटिंग स्किल्स कौन कौन सी होती हैं वो देखेंगे। तो सबसे पहली स्किल हो जाती है यहाँ पर कि पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप जो है अच्छा होना चाहिए, हेल्दी होना चाहिए। इनकरेजिंग डिज़ायरेबल बिहेवियर, यानी कि डिज़ायरेबल बिहेवियर जो है उसके लिए हमें प्रेज़ करना चाहिए, इनकरेज करना चाहिए। टीचिंग स्किल्स एंड बिहेवियर को इनकरेज करना चाहिए। मैनेजिंग मिसबिहेवियर जो है स्टूडेंट और पेरेंट का, उसे मैनेज करना चाहिए। इसके बाद प्लानिंग होनी चाहिए, प्रॉपर सेल्फ रेगुलेशन होना चाहिए चाइल्ड का भी और उनके पेरेंट्स का भी। मूड एंड कोपिंग स्किल आती है, पॉजिटिव इन्वॉल्वमेंट स्किल आती है। तो इसमें हमें इनकरेज करना है और सपोर्ट करना है पेरेंटिंग के लिए। नेक्स्ट जो टर्म आता है यहाँ पर प्रोग्राम एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए, वो आंगनबाड़ी का है। आंगनबाड़ी को कोर्टयार्ड शेल्टर भी कहते हैं। आंगनबाड़ी का मतलब हो जाता है कि घर में जो मिडिल पार्ट होता है, यानी कि जो आंगन का हिस्सा होता है, उसे हम आंगनबाड़ी कहते हैं। तो ये स्टार्ट कब किया गया था आंगनबाड़ी? आंगनबाड़ी स्टार्ट किया गया था इंडियन गवर्नमेंट के थ्रू 1975 में, जो कि एक पार्ट रहता है इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस प्रोग्राम का यहाँ पर, जिसमें हंगर यानी कि जो बच्चे भूखे हैं, जो माल न्यूट्रिशन वाले चाइल्ड हैं, उनसे जो है डील करना था। इस तरह से आंगन का ही जो है मेन रोल होता है घर में। इस तरह से आंगनबाड़ी जो है प्रोग्राम को लाया गया, जिससे हम हंगर चाइल्ड और माल न्यूट्रिशन वाले चाइल्ड की समस्या को ख़त्म कर सकें। और इसमें जो है बेसिक हेल्थ केयर एक्टिविटीज़ को इन्वॉल्व किया गया था। इस तरह से कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं यहाँ पर आंगनवाड़ी प्रोग्राम के, जिसमें फर्स्ट आ जाता है टू स्टडी द इम्पैक्ट ऑफ प्री स्कूल एजुकेशन इन द ICDS, टू एनालाइज द इम्पैक्ट ऑफ द मीडिया लिटरेसी टूल्स। तो हमें एनालाइज करना था मीडिया लिटरेसी टूल्स जो हैं उनका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। अवेयरनेस देनी थी लेवल्स के लिए यहाँ पर, मीडिया लिटरेसी के लिए। देन अंडरस्टैंड करना था कि कैसे जो है मीडिया लिटरेसी एक्चुअली वर्क कर रही है। इस तरह से ये ऑब्जेक्टिव्स हैं। फिर यहाँ पर स्कोप आ जाते हैं आंगनवाड़ी के लिए। तो स्कोप में है कि ये जो है सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन का काम कर रहा था स्टूडेंट्स के लिए। उन्हें एक बैलेंस्ड न्यूट्रिशन जो है दिया जा रहा था स्टूडेंट्स को, क्योंकि माल न्यूट्रिशन एक बड़ी समस्या बन गई थी यहाँ पर। और उसके बाद जो है इसमें इन्वॉल्व किया गया कि हर एक फैमिली में, कम्युनिटी की हर एक फैमिली में हम बिलो द एज ऑफ 6 एंड प्रेग्नेंट एंड नर्सिंग मदर्स यहाँ पर आइडेंटिफाई की जाएंगी, और उसके बाद उन्हें जो है इससे रिलेटेड बेनिफिट्स को दिया जाएगा। तो 300 डेज़ के लिए यहाँ पर फीडिंग सपोर्ट दिया गया था।
और इसके बाद 500 कैलोरीज यहाँ पर दी जाती थी अप टू द 25 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन एवरी डे एडोसेलेंट गर्ल्स को। और इसके बाद 8 to 10 ग्राम्स प्रोटीन यहाँ पर दिया जा रहा था, यानी कि 300 कैलोरीज दिया जा रहा था चाइल्ड को बिलो द एज ऑफ 6। इम्यूनाइजेशन से भी डील करना था आंगनवाड़ी प्रोग्राम के थ्रू यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर हेल्थ रिलेटेड इश्यूज कुछ ज़्यादा हो रहे थे। हेल्थ चेकअप्स के लिए जो है इसको लाया गया कि बिलो द एज ऑफ 6 ईयर्स यहाँ पर जो स्टूडेंट हैं, जो चाइल्ड हैं, उनके हेल्थ चेकअप्स किए जा सकें आंगनवाड़ी प्रोग्राम के थ्रू। नॉन फॉर्मल प्री स्कूलिंग एजुकेशन प्रोग्राम था ये। फिर यहाँ पर इम्पोर्टेंस बताई जाती है आंगनवाड़ी की, तो इसमें अर्ली ईयर्स के लिए जो है वैल्यूएबल लाइफ दी गई यहाँ पर स्टूडेंट्स को, रैपिड ग्रोथ की गई ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए। फर्स्ट 6 ईयर जो होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं बच्चे के लिए, जिसमें उनके हेल्थ का, लैंग्वेज का, कैपेसिटी का जो है ध्यान रखा गया, फीडिंग का ध्यान रखा गया। न्यूट्रिशन और हेल्थ एजुकेशन के लिए भी एक फंडामेंटल राइट के तौर पर इस प्रोग्राम को चलाया गया। देन आएंगे यहाँ पर लाइफ स्किल एजुकेशन पर। लाइफ स्किल एजुकेशन का मतलब हो जाता है कि यहाँ पर स्किल इंडिया है आज के तौर पर। तो ये जो स्किल हैं, किसी भी तरह की अगर हम स्किल्स देखते हैं स्टूडेंट में, तो उन्हें इन्हांस करना जो है टीचर का काम होता है। उस स्किल को जब हम इन्हांस करते हैं तो उससे बच्चा जो है ग्रो करता है। तो इसलिए यहाँ पर प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स को जो है डेवलप किया गया, इस जिससे कि जो है बच्चे कम्युनिकेट कर सकें, क्लैरिफाई कर सकें अपनी वैल्यूज़ को, देन स्ट्रेस से जो है कोप अप कर सकें और सेल्फ अवेयरनेस की तरफ आ सकें। इस तरह से स्किल प्रोग्राम चलाए गए यहाँ पर। स्किल लाइफ स्किल एजुकेशन पॉलिसीज़ इन इंडिया जो चलाई गई थी, उसमें जो है प्रोग्राम कंटेंट को शामिल किया गया था। देन यहाँ पर नेक्स्ट टर्म आता है डिज़ास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड। डिज़ास्टर एक फ्रेंच वर्ड है जिसमें डिस का मतलब हो जाता है बैड एंड आस्टर का मतलब है स्टार, यानी कि बैड स्टार। तो डिज़ास्टर एक सडन जो है अनप्लान्ड और इवेंट, नेचुरल इवेंट होता है जिससे कि कई सारी जो है लाइफ इफ़ेक्ट होती है, प्रॉपर्टीज़ इफ़ेक्ट होती हैं, डिस्ट्रक्शन होता है, लॉस होता है, डैमेज होता है ग्रेट लेवल पर। डिज़ास्टर मैनेजमेंट का क्या प्रोग्राम है? तो ये एक तरह से प्लानिंग और एक्शन था जिससे हम प्रिवेंट कर सकते थे इन जो है प्लांट या नेचुरल डिज़ास्टर से इफ़ेक्टिवली डील कर सकते थे। तो इसके लिए कई सारे ऑब्जेक्टिव्स बनाए गए डिज़ास्टर मैनेजमेंट में, जिसमें हमें रिड्यूस करना था इन डेथ्स को और इन जो है डैमेजेस को, और इसके साथ हमें रिड्यूस करना था इन पर्सनल सफरिंग को, क्योंकि जो भी जो है इन डिजास्टर से जूझता था इंसान, उसमें कई सारे जो है पर्सनल इश्यूज हो जाते थे, जैसे कि मैटिगेशन है, इम्प्रूविंग मेजर्स है। तो इस तरह से स्पीड करना था हमें रिकवरी को डिज़ास्टर मैनेजमेंट के थ्रू। तो जहाँ पर भी ये नेचुरल डिज़ास्टर आते हैं, जैसे फ्लड है, अर्थक्वेक है, तो ये सारे साइक्लोन्स हैं, इनसे हमें स्पीड अप जो है रिकवरी करनी थी। देन प्रोटेक्ट करना था विक्टिम्स से। कंपोनेंट्स क्या होते हैं डिज़ास्टर मैनेजमेंट के लिए? तो रिस्क आइडेंटिफाई करना सबसे पहले, देन रिस्क को रिड्यूस करना, देन रिस्क शेयरिंग एंड ट्रांसफ़र। तो हम शेयर करते हैं रिस्क को इसमें और ट्रांसफ़र करते हैं। इस तरह से जो है ये डिज़ास्टर मैनेजमेंट हो गया। यहाँ पे एडवांटेजेस आ जाते हैं डिज़ास्टर मैनेजमेंट के, जिसमें हम फॉरकास्ट कर पाते हैं एक तरह से कि क्या होने वाला है। तो उससे एक जो है होल सोल हमें आइडिया मिल जाता है कि उससे कैसे हमें रिकवर होना है। रिकवरी मेजर्स के लिए हम पहले से प्रिपेयर हो जाते हैं। देन डिसएडवांटेजेस यहाँ पर आते हैं कुछ डिज़ास्टर मैनेजमेंट के, जिसमें इम्प्रॉपर पब्लिक अवेयरनेस आ जाता है कि पूरी तरह से पब्लिक जो है अवेयर नहीं है, अवेलेबिलिटी नहीं है हमारे पास रिसोर्सेज की। इसके बाद नेक्स्ट टर्म आता है इसमें एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट का। एंटरप्रेन्योरशिप एक फ्रेंच वर्ड है, एंटरप्रेन्योर, जिसका मतलब होता है टू अंडरटेक, यानी कि किसी चीज़ को अपने हवाले लेना।
तो यहाँ पर जो है इकोनॉमिक्स में इस टर्म को यूज़ किया गया था सबसे पहले रिचर्ड कैंटिलिन के द्वारा। एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब हो जाता है कि एक स्टार्टअप करना अपने ही जो है रिस्क पर, अपने ही बेनिफिट्स पर। तो इसकी जो भी एसेट्स और लाइबिलिटीज़ होंगी वो उस पर्सन की होंगी जो उसे स्टार्टअप करने जा रहा है, डेवलप करेगा और एक्सपेंशन करेगा अपने एंटरप्राइज का। रूल्स क्या होते हैं यहाँ पर? तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना, एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करना, देन इन्वॉल्व करना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को, रूरल अर्बन ड्रिफ्टिंग करना। प्रथम जो योजना थी वो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसको इस्टेब्लिश किया गया था इंडिया में क्वालिटी एजुकेशन के लिए। यहाँ पर प्रथम को इस्टेब्लिश किया गया 1994 में कि प्री स्कूल एजुकेशन को प्रोवाइड करना है हमें स्लम्स चिल्ड्रन को यहाँ पर मुंबई सिटी में। तो इस तरह से ये नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन थी जिसमें जो है को फाउंडेड किया गया था इसे माधव और फरीदा के द्वारा। एम्स यहाँ पर बताए गए हैं। तो हर एक चाइल्ड को जो है एजुकेशन प्रोवाइड की जाए इसलिए प्रथम को लाया गया था। नॉन गवर्नमेंटल ये ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें स्लम चाइल्ड को हमें प्राइमरी एजुकेशन और एसेंशियल एजुकेशन प्रोवाइड करना था, क्वालिटी एजुकेशन को। प्रोग्राम्स फंक्शंस क्या थे इसके? तो एनुअल स्टेटस ऑफ द एजुकेशन रिपोर्ट को प्रिपेयर करना इसका सबसे पहला काम था। देन रीड इंडिया बताया गया, प्रथम बुक्स बताया गया यहाँ पर। इसके बाद नेक्स्ट जो इनोवेटिव प्रोग्राम आया यहाँ पर एजुकेशन में वो एकलव्य का हो जाता है। एकलव्य इज़ एन इंडियन एनजीओ बेस्ड ऑन द भोपाल एमपी वर्किंग इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। ये एक तरह से एनजीओ है जो कि भोपाल और मध्य प्रदेश में वर्क कर रहा है और इसको रजिस्टर किया गया था ऑल इंडिया में 1982 में। द ऑर्गेनाइजेशन इज़ नेम्ड आफ्टर एकलव्य द प्रोटैगोनिस्ट ऑफ द स्टोरी ऑफ द महाभारत। महाभारत की ही स्टोरी पर इसका नाम एकलव्य रखा गया था। फॉर हिज द डिटर्मिनेशन टू लर्न इवन द अब्सेंस ऑफ द टीचर। टीचर की अब्सेंस में भी उन्होंने सीखा था इसलिए महाभारत से इंस्पायर होकर एकलव्य का नाम यहाँ पर रखा गया। ऑब्जेक्टिव्स इसके यहाँ पर बताए गए हैं। तो इसमें इन्वॉल्व किया गया था एजुकेशनल मैथोडोलॉजी को और करिकुलम बिल्डिंग के लिए। उसके बाद डेवलप किया गया प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को, नए डायरेक्शंस को अपनाया गया चाहे वो फॉर्मल एजुकेशन के लिए हो या नॉन फॉर्मल एजुकेशन के लिए हो। इस तरह से ये ऑब्जेक्टिव्स जो है अपनाए गए एकलव्य के लिए। यहाँ पर आपकी 3rd यूनिट कंप्लीट होती है इनोवेशन इन एजुकेशन पेपर की। थैंक यू एवरीवन।